चलिए जी, जो आज जो हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 फेडरल सिस्टम, और हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, और हम एम लक्ष्मण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 फेडरल सिस्टम। क्या लिखा हुआ है भैया? पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड गवर्नमेंट्स इनटू यूनिटरी एंड फेडरल ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या करा भैया? क्लासिफाइड करा। किसको क्लासिफाइड करा? गवर्नमेंट्स को क्लासिफाइड करा। ठीक है, किसने क्लासिफाइड करा? पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड करा। किसको? गवर्नमेंट को। किस में भैया? यूनिटरी में। और किस में भैया? फेडरल में। किस में? बोलो मेरे साथ, आप बोलोगे भैया यूनिटरी और फेडरल में क्लासिफाइड कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या करा? क्लासिफाइड करा। किसको भैया? गवर्नमेंट्स को। किस में भैया? यूनिटरी और फेडरल में, ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। किस बेसिस में कि भैया नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रिलेशन कैसा है, किस किस के बीच में? नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। समझ में आया? तो भैया पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या करा? क्लासिफाइड करा। गवर्नमेंट को पूछा जाए भैया कैसे कैसे करके, मतलब कितने उसमें क्लासिफाइड करा, तो आप बोलोगे भैया यूनिटरी गवर्नमेंट में क्लासिफाइड करा और फेडरल गवर्नमेंट में क्लासिफाई करा। किस बेसिस में क्लासिफिकेशन हुई है? तो किस बेसिस में क्लासिफिकेशन हुई है? तो लिखा हुआ भैया नेचर ऑफ अ रिलेशन बिटवीन कि भैया नेशनल गवर्नमेंट और जो रीजनल गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, इस बेसिस में। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से चलता हूं तो मैं बोलूंगा कि भैया यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है? कि भैया यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ या समझाओ मुझको किसके बारे में, यूनिटरी गवर्नमेंट को मुझको समझाओ, तो मैं बोलूंगा भैया यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? इज वन ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। अगर सारी की सारी पावर किस में मिली भैया? नेशनल गवर्नमेंट के पास हुई, तो इस तरीके की गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूंगा? यूनिटरी गवर्नमेंट के नाम से जानूंगा। ठीक है, एंड द रीजनल गवर्नमेंट, अगर कोई रीजनल गवर्नमेंट हुई भी तो वो भी अपनी अथॉरिटी को डिराइव कहाँ से करेगी भैया? नेशनल गवर्नमेंट से डिराइव करेगी। तो अगर ये सारी बातें आपको दिख गई तो आप बोलोगे भैया यूनिटरी गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है भैया? बोलो मेरे साथ, यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से रीड कर लूं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या करा भैया? क्लासिफाइड करा। किसको क्लासिफाइड करा भैया? गवर्नमेंट्स को क्लासिफाइड करा। किस में क्लासिफाइड करा भैया? यूनिटरी और फेडरल में। किस में क्लासिफाइड करा? यूनिटरी और फेडरल में। और किस बेसिस में क्लासिफाइड करा? तो ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशंस बिटवीन किस किस के बीच में? नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। आ रही है बात समझ में कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या करा भैया? क्लासिफाइड करा। किसको भैया? गवर्नमेंट्स को। किस बेसिस में? यूनिटरी और फेडरल के बेसिस में। सॉरी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या करा? गवर्नमेंट को क्लासिफाइड करा दो हिस्सों में। एक तरफ बात करी किसकी? यूनिटरी। दूसरी तरफ बात करी किसकी भैया? फेडरल की। यूनिटरी और फेडरल। और पूछा जाए भैया किस बेसिस में करा है, तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसा है? नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। फिर जब मैं अगर बाय डेफिनेशन में बात करता हूँ तो लिखते हैं भैया अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जहाँ पर सारी की सारी पावर आपको कहाँ पर दिखेगी? नेशनल गवर्नमेंट के पास दिखेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जरा डेफिनेशन में ध्यान दो तो भैया यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है जहाँ पे आपको सारी की सारी पावर किसके पास दिखने वाली है? नेशनल गवर्नमेंट के पास दिखने वाली है। अगर सपोज करते, अगर रीजनल गवर्नमेंट है, इफ रीजनल गवर्नमेंट इफ एट ऑल एग्जिस्ट, अगर रीजनल गवर्नमेंट है तो वो क्या करेगी? डिराइव्स दियर पावर फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। तो वो भी अपनी पावर को कहाँ से डिराइव करेगी? नेशनल गवर्नमेंट से डिराइव करेगी। ऐसी बातें आपको दिख जाए तो आप समझ लेना भैया किस तरीके की गवर्नमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। अ फेडरल गवर्नमेंट ऑन द other hand is one in which powers are divided between the national government and the regional government by the constitution itself, and both operate in their respective jurisdiction independently। लो भैया लो, कितना सरल है कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या चीज़ है? अ फेडरल गवर्नमेंट ऑन द other hand is one in which powers are divided between national government and regional government by the constitution itself, and both operate in their respective jurisdiction independently। आ रहा बात समझ में? तो फेडरल गवर्नमेंट कोई मुझसे पूछ ले कि भैया समझाओ मुझे, बताओ मुझको क्या चीज़ भैया फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताओ, तो मैं बोलूँगा भैया फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ऑन द
अदर हैंड इज वन कैसी गवर्नमेंट है जहाँ पे भैया पावर्स भैया डिवाइड हो रखी हैं, किस किस के बीच में डिवाइड हो रखी है। पूछा जाए मुझसे भैया किस किस के बीच में पावर डिवाइड हो रखी है, तो मैं बोलूँगा भैया नेशनल गवर्नमेंट के बीच में और दूसरा रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड है। समझ में आ रहा है। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट है। जो भैया नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिवाइड होते हुए मुझको दिख रही है, किस किस के बीच में, नेशनल गवर्नमेंट के बीच में और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। भैया पावर को डिवाइड किसने करा, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर डिवाइड हो रखी है। किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर डिवाइड हो रखी है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। एंड बोथ ऑपरेट इन दियर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। बोथ का मतलब क्या है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, तो दोनों ही अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में काम करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अ फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन, किस किस के बीच में डिवाइड हो रखी है भैया, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो रखी है। कैसे, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और दोनों ही ऑपरेट करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में। ठीक है जी, आपने यूनिटरी भी समझ लिया, आपने फेडरल पर भी चर्चा हमारे साथ कर ली है। आगे हम बढ़ते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन एंड सो ऑन हैव द यूनिटरी मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई आपसे पूछे बताओ भैया एग्जाम्पल दो, हम बोलेंगे किसके एग्जाम्पल दो, यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल दो। किसके, बताओ भैया बताओ, यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल बताओ। तो आपको बताना है, थोड़ा सा याद करो। आप बोलोगे भैया ब्रिटेन, आप बोलोगे भैया फ्रांस, आप बोलोगे भैया जापान, आप बोलोगे भैया चाइना, आप बोलोगे इटली, आप बोलोगे भैया बेल्जियम, आप बोलोगे भैया नॉर्वे, आप बोलोगे स्वीडन, स्पेन एंड सो ऑन हैव द यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरी ओर अगर मैं भैया यूएस के बारे में बात करूं, मैं अगर स्विट्जरलैंड के बारे में बात करूं, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूं, मैं कनाडा के बारे में बात करूं, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड सो ऑन हैव द फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल दो, तो आप बोल सकते हो भैया यूएस, आप बोल सकते हो भैया स्विट्जरलैंड, आप बोल सकते हो भैया ऑस्ट्रेलिया, आप बोल सकते हो कनाडा, आप बोल सकते हो रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड सो ऑन। यहाँ हर जगह पे क्या दिखने वाला है, फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आपको दिखने वाली है। ठीक है जी। In a federal model, the national government is known as the federal government or the central government or the union government, and the regional government is known as the state government or the provincial government. लो याद करो, इसको समझो भैया। क्या है कि अगर हम फेडरल मॉडल के बारे में बात करें, किस मॉडल के बारे में, अगर हम फेडरल मॉडल के बारे में बात करें, कौन से मॉडल के बारे में, अगर हम फेडरल मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट किस नाम से जानी जाती है, फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। नेशनल गवर्नमेंट किस नाम से जानी जाएगी भैया, फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी, या फिर यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी, या फिर रीजनल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कोई, नहीं सॉरी 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 ध्यान से यहाँ पे जरा फिर से समझना। कि भैया फेडरल मॉडल में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो भैया नेशनल गवर्नमेंट किस किस नाम से जानी जा सकती है, तो नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज द फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानी जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानी जा सकती है, यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानी जा सकती है। ठीक है, कौन कौन से नाम से हाईलाइट कर लूँ, फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानी जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानी जा सकती है, यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानी जा सकती है, कौन, नेशनल गवर्नमेंट। और दूसरी ओर जो रीजनल गवर्नमेंट है, उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जान सकते हैं, उसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से जान सकते हैं। किस नाम से, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से हम उसको जान सकते हैं, हम उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से जान सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमने बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ के समझ लिया है। ठीक है, आगे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द टर्म फेडरेशन इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, द टर्म फेडरेशन इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड फ्यूडस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं किस पे बात कर रहा हूँ, मैं फेडरेशन पे बात कर रहा हूँ कि भैया फेडरेशन का मतलब क्या है। तो फेडरेशन को हमने डिराइव कहाँ से करा, लेटिन वर्ड फ्यूडस से। ठीक है, फेडरेशन भैया डिराइव कहाँ से हुई है भैया, लेटिन वर्ड फ्यूडस से। कहाँ से भैया, फ्यूडस से। कहाँ से डिराइव हुई, फ्यूडस से, जिसका मतलब क्या है, ट्रीटी। फ्यूडस का मतलब क्या है, कोई मुझसे पूछे बताओ फ्यूडस का मतलब क्या है, तो मैं बोलूँगा भैया ट्रीटी, और क्या भैया, एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो टर्म है फेडरेशन, कोई मुझसे पूछे भैया फेडरेशन कहाँ से आई है, फेडरेशन टर्म का मतलब क्या है, तो फेडरेशन इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड फ्यूडस। कहाँ से डिराइव करा आपने इसको, हमने एक लेटिन वर्ड था फ्यूडस, हमने इसको वहाँ से डिराइव करा, किसको, फेडरेशन को। ठीक है, द स्पेशल
फीचर्स ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट आर मेंशन इन बिलो इन अ कंपैरेटिव मैनर। तो टर्म जो फेडरेशन है वो डिराइव कहाँ से हुई भैया, फ्यूडस से, जिसका मतलब क्या है भैया, ट्रीटी और एग्रीमेंट। ठीक है, दिमाग में पिक्चर सेट हो गई कि फेडरेशन कहाँ से आ रहा भैया, फ्यूडस से, जिसका मतलब क्या है, ट्रीटी और एग्रीमेंट। Thus, a federation is a new state political system which is formed through a treaty or an agreement between the various units। अलग अलग यूनिट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझना कि फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम। फेडरेशन क्या है भैया, एक न्यू स्टेट है या फिर भैया पॉलिटिकल सिस्टम है विच इज फॉर्म थ्रू अ ट्रीटी। किसके द्वारा बनता है वो, ट्रीटी के द्वारा बनेगा या फिर वो एग्रीमेंट के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा बनेगा, ट्रीटी के द्वारा बनेगा या फिर एग्रीमेंट के द्वारा बनेगा, बिटवीन वेरियस यूनिट्स के। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स के बीच में अगर भैया ट्रीटी हो गई और एग्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब उन लोगों के बीच में क्या बन गया, फेडरेशन बन गया। उन सबके बीच में क्या बन गया, फेडरेशन बन गया। तो फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्यूडस, और फ्यूडस का मतलब आपको ट्रीटी और एग्रीमेंट से याद रहने वाला है। दस अ फेडरेशन का मतलब क्या है, इन अ न्यू स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम विच इज फॉर्म थ्रू अ ट्रीटी और एन एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। अगर भैया कोई फेडरेशन है, अगर सपोज करते हैं फेडरेशन किसी न्यू स्टेट में या किसी न्यू पॉलिटिकल सिस्टम में फॉर्म्ड हुआ है, किसके द्वारा, ट्रीटी के द्वारा या फिर एग्रीमेंट के द्वारा बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। ठीक है, और इन यूनिट्स को हम किस नाम से जानते हैं उसको भी देख लो। इन यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन को हम किस नाम से जानते हैं, बाय द वेरियस नेम। जैसे कि अगर मैं स्टेट्स, हम कहाँ बोलते हैं भैया, यूएस में। यूएस में हम किस नाम से जानते हैं, स्टेट्स के नाम से जानते हैं। कैंटॉन्स, अगर मैं स्विट्जरलैंड के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर हमको कैंटॉन्स के नाम से जानते हैं। प्रोविंसेस, अगर मैं कनाडा के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर हम इन्हें प्रोविंसेस के नाम से जानते हैं। और रिपब्लिक्स, जब मैं रशिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन यूनिट्स ऑफ फेडरेशन को हम किस किस नाम से जानते हैं, जरा उसको यहाँ पे याद रखना, समझ लेना। यहाँ पर हम किस किस नाम से जानते हैं, हम यहाँ पे हम उनको यूएस के नाम से जानते हैं। अगर मैं अभी स्टेट्स के बारे में बात करूँ तो हम, जैसे हम यूएस में आप जाओगे तो आप उनको स्टेट्स बोलते हो। कैंटॉन्स आप कहाँ पे बोलते हो, स्विट्जरलैंड में बोलते हो। प्रोविंसेस आप कहाँ पे बोलते हो भैया, कनाडा में बोलते हो। और भैया रिपब्लिक्स आप कहाँ पे बोलते हो, रशिया में बोलते हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ अ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट आर मेंशन्ड इन अ कंपैरेटिव मैनर। चलो अब इनको हम यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। टेबल 13.1 बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना, हम भैया कंपेयर करें किस किस को भैया हम फीचर देख रहे हैं, किसके फीचर देख रहे हैं भैया, हम फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर देख रहे हैं। किस किस के फीचर देख रहे हो भैया, फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर देख रहे हैं। किसके फीचर देख रहे हैं भैया, फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के हम फीचर देख रहे हैं। कंपेयरिंग फीचर ऑफ किसके, फेडरल गवर्नमेंट समझ में आ रहा है, हाँ जी। यूनिटरी गवर्नमेंट समझ में आ रहा है, हाँ जी। अब उन दोनों के कंपेयर करते हैं, किसको, फीचर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है भैया फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी ओर आपको दिख रहा है भैया यूनिटरी गवर्नमेंट। एक तरफ कौन दिख रहा है आपको, फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी ओर कौन दिख रहा है आपको, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में मैं बात करता हूँ ड्यूअल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। लो भाई लो, फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि आपको दो गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट दिखने वाली है। आपको नेशनल गवर्नमेंट भी दिखेगी और दूसरी ओर आपको रीजनल गवर्नमेंट भी दिखने वाली है। समझ में आ रहा है मैं किस में बात कर रहा हूँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ। फेडरल गवर्नमेंट में आपको ड्यूअल गवर्नमेंट दिखेगी। कैसी, कितनी गवर्नमेंट दिखेगी, ड्यूअल गवर्नमेंट दिखेगी। मतलब आपको नेशनल गवर्नमेंट भी दिखने वाली है और दूसरी ओर आपको रीजनल गवर्नमेंट भी दिखने वाली है। समझ में आई बात, किस में मैं बात कर रहा हूँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ। दूसरी ओर मैं अगर यूनियन गवर्नमेंट में बात करता हूँ, दूसरी ओर मैं अगर यूनियन गवर्नमेंट में बात करता हूँ तो वहाँ पर आपको कौन दिखेगी, सिंगल गवर्नमेंट दिखेगी। कौन दिखेगी भैया, सिंगल गवर्नमेंट। कहाँ पर, यूनिटरी गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट में आपको कौन दिखने वाली है भैया, सिंगल गवर्नमेंट दिखने वाली है। दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गया आप, सिंगल गवर्नमेंट आप समझ गए। यूनिटरी गवर्नमेंट दिमाग में हारिए। जैसे ही आपने देखा यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब आप किसके बारे में बात करें, हम सिंगल गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें। किसके बारे में हम बात करें, हम सिंगल गवर्नमेंट के बारे में बात करें। यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट। मतलब नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्रिएट हुई है, रीजनल गवर्नमेंट क्रिएट हुई है। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, आप इन दोनों को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ चुके हो। एक तरफ आपको ड्यूअल गवर्नमेंट दिखने वाला है, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। दूसरी ओर जब आपके पास सिंगल गवर्नमेंट दिख रही है तो दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट ने क्या क्रिएट करा, रीजनल गवर्नमेंट्स क्रिएट करा है। सेकेंड में जो बात करने जा रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का एक और फीचर क्या है भैया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट आपको क्या दिखने वाला है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दिखने वाला है। ठीक है, यूनिटरी अब देखो ना, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आप किस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो ना भाई। अभी आपने यहाँ पर देखा था, देखो जो फेडरेशन है वो तो किससे बन रही है, ट्रीटी और एग्रीमेंट से बन रही है। तो भैया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट में आपको यूनिटरी, आपको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है भैया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है।
यूनिटरी में मैं जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भैया रिटर्न भी है जैसे कि भैया फ्रांस में, और भैया अनरिटन भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में। यूनिटरी का गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया वो रिटर्न भी हो सकता है जैसे कि भैया फ्रांस में आप जाओगे तो आपको वहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, और ब्रिटेन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो पहला वाला पॉइंट समझ में आया, दूसरा वाला पॉइंट समझ में आया। मैं तीसरे वाले पॉइंट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कि अभी डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में क्या है भैया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में क्या है भैया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। किस किस के बीच में भैया? नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? नेशनल और रीजनल का गवर्नमेंट के बीच में भैया किसका डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, डिवीजन है किसका भैया, पावर का डिवीजन है। किस किस के बीच में? नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। ऐसा कहाँ पर है? जब मैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे पढ़ के क्या पाऊंगा कि भैया यहाँ पे डिवीजन है किसका भैया, पावर्स का डिवीजन है। किस किस के बीच में भैया? नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन अगर मैं यूनिटरी गवर्नमेंट को पढ़ता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, किसी भी तरीके की डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। कहाँ पर भैया? यूनिटरी गवर्नमेंट में किसी भी तरीके की पावर का डिवीजन नहीं हो रखा है। किसी भी तरीके की पावर का डिवीजन नहीं हो रखा है। किसमें भैया? यूनिटरी गवर्नमेंट में। और सारी की सारी जो भी पावर है वो किसके पास है? ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। सारी की सारी पावर किसके पास है? नेशनल गवर्नमेंट के पास है। ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? यूनिटरी गवर्नमेंट में ये बात देखने को मिल रही है। और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट की जब बात हुई तो ये आपको कहाँ पे दिखा? फेडरल गवर्नमेंट में ये वाली बात दिखी। आगे हम बात करते हैं भैया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, फोर्थ वाला पॉइंट भी देख लेते हैं भैया। देखो, एक तो आपने यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो भैया इसको यहाँ से लिंक कर लो उससे कि भैया सुप्रीमेसी होगी। फेडरल गवर्नमेंट में आपने एक पॉइंट को लिंक कर लिया था यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके बेसिस में आप ये समझ लो कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो है लेकिन साथ में वो क्या है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? सुप्रीमेसी भी है। कहाँ पर भैया? फेडरल गवर्नमेंट में। ठीक है, एक और आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा हो, दूसरी और आपको सुप्रीमेसी दिखेगी किसकी भैया? कॉन्स्टिट्यूशन की। अब मैं यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो देखो, आपने यहाँ पे देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। अब इसको देखो फोर्थ वाले पॉइंट में देखो, अगर भैया कॉन्स्टिट्यूशन भैया सुप्रीम भी हो सकता है जैसे कि भैया जापान में, और मे नॉट भी सुप्रीम जैसे कि भैया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में अब हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी थी, याद आ रहा है? तो बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो भैया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से आपने इसको लिंक करके देख लिया सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। अब जब यहाँ पे भैया कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और भैया अनरिटन भी हो सकता है, तो इससे आप ये इस वाले पॉइंट को समझ लो कि सेम उसी तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है जैसे कि भैया जापान में, और मेन ऑर्डर भी सुप्रीम जैसे कि ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में आपको याद आ गया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, जो कि हमने लास्ट चैप्टर पे आपके साथ चर्चा करी थी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा भाई या नहीं आ रहा? अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, और उसके बाद भैया कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। ठीक है, रिजिड बिल्कुल। अब आगे समझेंगे बहुत डिटेल में कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। फिलहाल आप समझो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो, ये समझ लो। यहाँ पर भैया कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन भैया रिजिड भी हो सकता है जैसे कि भैया फ्रांस में आप देखोगे फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, जैसे जो ब्रिटेन का कानून है, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है भैया? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको दिखने वाली है कहाँ पर? फेडरल गवर्नमेंट में जो जुडिशरी आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिखेगी। यूनिटरी का गवर्नमेंट में मैं जब बात करूँ तो यहाँ पे जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नॉट भी इंडिपेंडेंट। ठीक है, कहाँ पर भैया? यूनिटरी गवर्नमेंट में। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। फिर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपको कहाँ पर दिखने को मिलेगा? फेडरल गवर्नमेंट में चर्चा करेंगे कि भैया क्या होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और यहाँ पर आपको भैया यूनिटरी गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर बाई कैमरल भी मिल सकता है जैसे कि भैया ब्रिटेन में, और यूनी कैमरल भी मिल सकता है जैसे कि भैया चाइना में। ठीक है, इनको भैया बहुत अच्छी ढंग से याद कर लेना, फीचर देख लेना फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के। आगे बढ़ते हैं। A federation can be formed in a two ways, that is by way of a integration और by way of a disintegration। लो भैया लो, ध्यान से इस बात को समझना कि फेडरेशन किस तरीके से बन सकती है। लिखा हुआ जो भैया फेडरेशन है कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज। कितने तरीके से बन सकती है? दो तरीके से। जो फेडरेशन है वो कितने तरीके से बन सकती है? दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। फेडरेशन कितने तरीके से बन सकती है? दो तरीके से। दो तरीके से कौन कौन से? दैट इज बाय इंटीग्रेशन और बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन।
फेडरेशन बनाने के आज हमने कितने तरीकों के बारे में बात करनी है, 2 वेज में हमने बात करनी है। एक वेज आपको इंटीग्रेशन का दिखेगा, दूसरा वेज आपको डिसइंटीग्रेशन का दिखने वाला है। एक वेज कैसा है भैया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के द्वारा भी फेडरेशन फॉर्म्ड होती है, और दूसरा वे कौन सा है भैया, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के द्वारा भी फेडरेशन फॉर्म्ड होती है। आ रही है बात समझ में, 2 वे समझ में आ रहे हैं। तो जो फेडरेशन है वो फॉर्म कितने तरीके से हो सकती है भैया, 2 तरीके से फॉर्म्ड हो सकती है। वो इंटीग्रेशन के द्वारा भी फॉर्म्ड हो सकती है, वो डिसइंटीग्रेशन के द्वारा भी फॉर्म्ड हो सकती है। पढ़ के देखते हैं। पहला वाला केस क्या है कि इन द फर्स्ट केस द नंबर ऑफ अ मिलिट्री वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स independents came together to form a big and a strong nation for example the US। लो भैया लो, ध्यान से इस चीज को समझना। पहले वाले केस में पहला वाला केस मतलब इंटीग्रेशन का हम केस देख रहे हैं। पहला वाला केस हम देख रहे हैं कि भैया फेडरेशन कैसे बनेगी, इंटीग्रेशन से। पहला वाला केस में हम क्या देख रहे हैं कि फेडरेशन कैसे बनेगी, इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो इन द फर्स्ट केस द नंबर ऑफ अ मिलिट्री वीक, किसके बारे में बात हो रही, जो भैया मिलिट्री वीक हैं और या फिर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स और या फिर जो मिलिट्री वीक स्टेट्स है उनके बारे में बात हो रही है। वो एक साथ आ जाएंगे, केम टुगेदर, और आके वो क्या बनाएंगे, बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाएंगे। समझ में आ रही है, बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाई जाएगी किसके द्वारा, जो भैया मिलिट्री वीक और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, वो एक साथ आ जाएंगे और क्या बनाएंगे, बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ भैया यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की। तो यूनाइटेड स्टेट आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बोलोगे कि जो यूएस से क्या वो फेडरेशन है, हाँ भाई हाँ फेडरेशन है, और वो फॉर्म्ड हुई है किसके द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा फॉर्म्ड हुई है। कैसे फॉर्म्ड हुई है, इंटीग्रेशन के द्वारा फॉर्म्ड हुई है। डिसइंटीग्रेशन के द्वारा ये नहीं भैया नहीं, यूएस से तो इंटीग्रेशन के द्वारा फॉर्म्ड हुई है। कैसे, इंटीग्रेशन के द्वारा, ठीक है। अब फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन अ 2 वेज, और वो 2 वेज आप समझ के, पहला वेज कौन सा था, इंटीग्रेशन का था, दूसरा वेज कौन सा था भैया, डिसइंटीग्रेशन का था। इन द फर्स्ट केस द नंबर ऑफ अ मिलिट्री वीक और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट और जो भी मिलिट्री वीक स्टेट है उनके बारे में बात हो रही है, वो एक साथ आएंगे, केम टुगेदर, और आके वो बिग और स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाएंगे। जैसे कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, यूएस की। दूसरा केस, इन द सेकेंड केस अ बिग यूनियन स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू अ फेडरेशन बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कैनेडा। लो भैया लो, दूसरा कौन सा था, डिसइंटीग्रेशन था। दूसरा तरीका कौन सा था, डिसइंटीग्रेशन। जैसे ही आपने देखा डिसइंटीग्रेशन, आपके दिमाग में क्या आ रहा भैया, कैनेडा आ रहा। डिसइंटीग्रेशन के दिमाग में क्या आ रहा, कैनेडा, और जब इंटीग्रेशन की बात कही गई थी तब आप क्या समझे, यूएस समझ गए। लो अब यहाँ पे देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि सेकंड केस में क्या हो रहा है, अब बिग यूनिटरी स्टेट, जो एक पहले से बड़ा स्टेट है, जो एक पहले से ही यूनिटरी स्टेट है, बड़ा स्टेट है, वो काय पे कन्वर्ट हो रहा है, फेडरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। जो एक बड़ा बिग यूनिटरी स्टेट था वो काय पे कन्वर्ट हो रहा है भैया, फेडरेशन पे कन्वर्ट हो रहा है। किस तरीके से वो कन्वर्ट हो रहा है, बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। जो छोटे जो प्रोविंसेस थे उनको क्या दी जा रही है, ऑटोनॉमी दी जा रही है, टू प्रमोट रीजनल स्टेट। क्यों दी जा रही है, कि ताकि वो अपने रीजनल स्टेट को प्रमोट कर सके। समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपने क्या समझा सेकंड केस में, कि जो भैया एक बिग यूनिटरी स्टेट था वो काय पे कन्वर्ट हो रहा है भैया, फेडरेशन पे। जो बिग यूनिटरी स्टेट था वो काय पे कन्वर्ट हो रहा है भैया, फेडरेशन पे। और कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहाँ तो बात समझ में आ रही है। सेकंड केस समझ में आ गया कि बिग यूनिटरी स्टेट जैसे कि कनाडा, वो कन्वर्ट काय पर हो रहा है भैया, फेडरेशन पर। किस तरीके से, बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। और क्यों दे रहे हैं, टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल आपको याद रहने वाला है कैनेडा। इंटीग्रेशन में कैनेडा याद रखना, इंटीग्रेशन में यूएस याद रखना, ठीक है। द यूएस इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। लो भैया लो, आपसे कोई पूछ ले तो इसको भी याद कर लेना कि बताओ फर्स्ट और जो सबसे ओल्डेस्ट फेडरेशन है पूरे वर्ल्ड में वो कौन है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यूएस आएगा। क्या आएगा, यूनाइटेड स्टेट आएगा। क्या आने वाला है, यूनाइटेड स्टेट आपके दिमाग में आने वाला है कि जो यूएस है फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन है इन द वर्ल्ड। इट इज फॉर्म्ड कब हुआ, 1787। याद रखना, फॉलोइंग द अमेरिका रिवॉल्यूशन 1775 टू 83। 1787 याद रखना, 1787, ठीक है। उस टाइम क्या थे, इट, अब देखो यहाँ पे इट कंप्राइजेस 50 स्टेट। ओरिजिनली कितने थे, पहले तो 13 स्टेट थे। आज आपको यूएसए में 50 स्टेट देखने को मिलेंगे। पहले कितने थे, 13, आज कितने भैया, 50 स्टेट्स है। एंड इज टेकन एज ऑल द मॉडल ऑफ
फेडरेशन। अगर मैं कैनेडियन फेडरेशन के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ पे 10 प्रोविंसेस हैं। कितने थे? 10 प्रोविंसेस हैं आज के टाइम पर। पहले कितने थे? 4 प्रोविंसेस है। इज ऑल्सो अ क्वाइट ओल्ड फेडरेशन, ये भी बहुत पुराना है। 1867 का फेडरेशन है। कब का? 1867 का फेडरेशन है। तो भैया अब हम समझ गए फेडरेशन, इंटीग्रेशन पे भी आपको ध्यान रहेगा और डिसइंटीग्रेशन पर भी आपको कनाडा ध्यान रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी बात यहाँ पर समझ ली। आगे आगे जो हम बात करने जा रहे हैं हम देख रहे थे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ध्यान से समझो, अगर मैं किसके बारे में बात करूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है भारत में। इसके भारत के संविधान के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं जब बात कर रहा हूँ, तो वो आपको क्या बता रहा है? प्रोवाइड क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि भैया फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। कहाँ पर भैया? हमारी कंट्री, मतलब हमारी इस प्यारी सुंदर कंट्री पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए इन द कंट्री। ऐसा कहाँ पता चल रहा कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देख रहे हो तो उसने क्या प्रोवाइड करा? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करा है। तो भारत में आपको कैसा सिस्टम देखने को मिलेगा? यूनिटरी और फेडरल। आप बोलोगे भैया फेडरल कैसा सिस्टम देखने को मिलेगा? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पर? भारत में। बहुत ही बढ़िया। द फ्रेमर्स अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ड्यू टू द टू मेन रीजंस। अब पूछा जाए कि भैया हमारे यहाँ के जो फ्रेमर्स थे, हमारे यहाँ पे जो फ्रेमर्स थे, हमारे यहाँ पे कौन भैया? कौन फ्रेमर्स? कौन भैया? कौन फ्रेमर्स? उन्होंने अडॉप्ट करा किसको? यूनिटरी सिस्टम को, कोई फेडरल को? फेडरल को भैया। किसको? फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करा। उसके कितने कारण थे? उसके 2 मेन रीजन थे। कितने मेन रीजन थे? 2 मेन रीजन थे। देख लें इनको। हाँ जी भैया बिल्कुल देखो। पहला था द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। हमारी जो कंट्री का जो साइज है वो छोटा है कि बड़ा है? बड़ा साइज था। कब? कैसा साइज था? बड़ा साइज था। द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। दूसरा क्या है? उसका जो सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी थी। पहला क्या था कि जो हमारी जो कंट्री का जो साइज है वो क्या था भैया? बड़ा था। 2 मेन रीजन याद रखना कि भैया फेडरेशन, फेडरल सिस्टम को क्यों चुना गया था? किसके द्वारा? फ्रेमर्स के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या प्रोवाइड करवाया भैया? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराया हमारी कंट्री पर। तो जो फ्रेमर्स थे उन्होंने किसको चूज करा? फ्रेमर्स अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम। फ्रेमर्स ने किसको, कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करा? आप बोलोगे भैया फेडरल सिस्टम को। जिसके कितने मेन कारण थे? 2 मेन कारण थे। कितने रीजन थे? 2 मेन रीजन थे। पहला था जो भैया कंट्री, द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का जो साइज था वो छोटा था कि बड़ा था? बड़ा था। द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। दूसरा भैया उसकी सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी थी। हमारी कंट्री पर आपको क्या देखने को मिलेगी? सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। दे रियलाइज दैट द फेडरल सिस्टम नॉट ओनली एंश्योर द एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो रिकनसाइल्स नेशनल यूनिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी। लो भैया लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ से समझो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। द फ्रेमर्स ने अडॉप्ट क्या करा भैया? फेडरल सिस्टम, जिसके 2 मेन रीजन थे। पहला कौन सा रीजन था? जो लार्ज साइज था किसका भैया? कंट्री का। द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। और दूसरा क्या था? एंड इट सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी। पहला क्या था कि जो हमारी जो कंट्री का जो साइज था वो क्या था भैया? बड़ा था, लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। और दूसरा हमारी कंट्री में सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अलग अलग तरीके के लोग आज भी दिखते और पहले भी थे, ठीक है। सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि भैया हमको कैसा सिस्टम चाहिए? हमको फेडरल सिस्टम चाहिए। नॉट ओनली एंश्योर एफिशिएंट गवर्नेंस होनी चाहिए भैया, पहली चीज़ कि भैया कंट्री पर एफिशिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ रिकनसाइल्स नेशनल यूनिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी। लो ये लो, इसको याद कर लेना थोड़ा सा। नेशनल यूनिटी होनी चाहिए विद अ रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इसलिए हमने किसको फॉलो करा भैया? फेडरेशन को फॉलो करा। आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ किस तरीके के उसको फॉलो करा होगा। तो हमने कैनेडियन मॉडल को फॉलो करा है, ठीक है। अभी देखते हैं। हाउएवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लो ये लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल है? क्या कहीं आपको, जब आप अपना भारत का संविधान पढ़ते हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हो, तो क्या आपको कहीं पर फेडरेशन वर्ड दिखता है? आंसर नहीं भैया, नहीं, हमको कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड नहीं दिखता। वेरी गुड। द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल होते हुए नहीं दिखता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। जब हम आर्टिकल नंबर 1 को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है कि जो भारत है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट आपको पता चलता है कब? जब आप आर्टिकल नंबर 1 को पढ़ते हो। According to B.R. Ambedkar, the phrase Union of States has been preferred to Federation of States to indicate two things. ध्यान से समझना किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? B.R. अम्बेडकर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो B.R. अम्बेडकर का जो फ्रेज था, क्या कौन सा फ्रेज भैया? यूनियन ऑफ स्टेट का, हैज़ बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट।
ध्यान से इस चीज को समझो। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, किसके अनुसार बात करी जा रही है? बी आर अम्बेडकर के अनुसार बात करी जा रही है। वो बोल रहे हैं कि भैया यूनियन ऑफ स्टेट्स को आप प्रिफेयर करो किसकी जगह पर? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह पर। फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह क्या यूज़ करना है? यूनियन ऑफ स्टेट। पहले दिमाग में इतनी पिक्चर क्लियर करो कि हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह क्या इस्तेमाल कर रखा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल कर रखा है टू इंडिकेट टू थिंग्स। ऐसा करने से क्या हो रहा है भैया? ऐसा करने से ये जो आपने काम करा है, जो अपने फ्रेज को यूज़ करा यूनियन ऑफ स्टेट, आपने यूज़ करा किसकी जगह पर? फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह पर, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट जो आपने यूज़ करा कहाँ पर भैया? फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह पर। तो आपको दो बातें इंडिकेट करा है, टू थिंग्स इंडिकेट कर रहा है। पहला क्या है? द इंडियन स्टेट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। पहली चीज़ तो वो ये वाली बात बता रहा है कि जो इंडियन फेडरेशन है ना भाई, जो इंडियन फेडरेशन है वो कोई रिजल्ट नहीं है किस चीज़ का? वो एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बना हुआ कि बहुत सारे स्टेट आपस में मिल गए, उन्होंने एग्रीमेंट बना लिया, फिर एक फेडरेशन बन गई। नहीं भाई नहीं, ऐसा तो यूएस में हुआ था, भारत में नहीं हुआ ऐसा। पहला वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। दूसरा, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। हमारे यहाँ पे जो स्टेट है उनके पास कोई राइट नहीं है। हमारे यहाँ के जो स्टेट हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं कि बस सिसीड कर सके। कहाँ से? फेडरेशन से। फेडरेशन से बाहर निकलने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। किसके पास? स्टेट्स के पास। इसका मतलब जो हमारी जो फेडरेशन है वो क्या भैया? यूनियन है, बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। हमारे यहाँ की जो फेडरेशन है वो क्या है भैया? यूनियन है, क्योंकि कोई भी स्टेट उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब वो कैसी है? इनडिस्ट्रक्टेबल है। कैसी है? इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। एक नंबर का नोट देख लो जरा, इसमें क्या लिखा हुआ। ये आपको कैसे कहाँ से पता चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से पता चल रहा है, ये लिखा हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फेडरल सिस्टम पर हमने चर्चा करी। अब जो इंडियन जो फेडरल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? कोई आपसे पूछ ले बताओ इंडियन फेडरल सिस्टम किस पे बेस्ड है, तो आप बोलोगे भाई कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कैनेडियन मॉडल पर। कोई आपसे पूछ ले इंडियन फेडरल सिस्टम किस पे बेस्ड है, आप बोलोगे भैया कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? आप बोलोगे भाई कैनेडियन मॉडल पे। क्या यूएस मॉडल पर है? नहीं भाई नहीं, कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। The Canadian model differs fundamentally from the American model insofar as it establishes a very strong center. समझ में आ रहा है? द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड किस पे है? कैनेडियन मॉडल पर है। क्या वो अमेरिकन मॉडल पर है? तो नहीं भैया नहीं, अमेरिकन मॉडल पर नहीं है एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। फिर तो कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल। कैसे? इन सो फार इट एज इट एस्टैब्लिश अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। द इंडियन फेडरेशन रिसेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशन, ठीक है। अगर आप भारत के फेडरेशन को देखते हो तो आपको कैसा दिखने वाला है? वो कैनेडियन फेडरेशन के द्वारा जैसा दिखने वाला है। यूएस की तरह दिखेगा? नहीं भैया यूएस की तरह दिखने वाला, बल्कि वो कैनेडियन मॉडल की तरह दिखने वाला है, ठीक है। द इंडियन फेडरेशन रिसेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशन। पहला क्यों? इन इट्स फॉर्मेशन दैट इज बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पहली चीज तो आपको समझ में आई, हाँ जी। क्या इंटीग्रेशन के द्वारा बना? नहीं, डिसइंटीग्रेशन के द्वारा बना। ऑलरेडी हम तो एक ही थे यूनियन, फिर हमने अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। मतलब एग्रीमेंट के द्वारा तो बना नहीं ना, डिसइंटीग्रेशन के द्वारा भी बना है। इन इट्स फॉर्मेशन बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा, इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन द कैनेडियन फेडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन। अगर हम प्रेफरेंसेस के बारे में बात करें तो भी हमने फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल करा? नहीं भैया नहीं, हमने तो यूनियन ऑफ स्टेट का वर्ड इस्तेमाल करा। ये देख लो, इन इट्स प्रेफरेंसेस टू द टर्म यूनियन द कैनेडियन फेडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन। और तीसरा क्या है? इन इट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वेस्टिंग मोर पावर इन द सेंटर विज टू स्टेट्स। जब हम स्टेट्स को देख रहे हैं तो स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? सेंटर पर आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, यहाँ जो हमने चर्चा करी वो हमने चैप्टर नंबर 13 फेडरल सिस्टम पर हमने चर्चा करी है। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे भैया फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।